बेटा आवाज आ रही है? चेक करिए। गुड आफ्टरनून, चालू करें? यस, स्टार्ट करें। ठीक है। गुड आफ्टरनून। बेटा डोपा का अलग से सेक्शन कैसे बनेगा? मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, चैप्टर खत्म होने पे कंबाइन कर दूंगा, है ना? यस। यस। ठीक है। तो हाँ, तो कैसे हैं आप लोग बेटा? गुड आफ्टरनून आप लोग सबको। तो आज जो है हम लोग एक तरीके से ऑफिशियली सेल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा लेवल अप करते हुए चलेंगे क्लास में। दूसरी चीज क्या है बेटा कि मंथन बैच में हमने सारे सब्जेक्ट में पहले की कुछ क्लासेस बेसिक पढ़ाई हैं। तो आप फुल फ्लेज में अब पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये पहले चैप्टर के नोट्स जरूर बना लो, आपको हेल्प होगी। उसके बाद से हम बताएंगे कैसे करना है। मैं बस आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं और जिनको ये समझना है कि सर कैसे करना है? तो उसके लिए क्या हम इंडिविजुअल एक 15-20 मिनट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का एक सेशन लगा दें, जिसमें आप टीचर से अपनी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सको? क्योंकि बैच स्टार्ट होता है तो कुछ प्रॉब्लम आती है आपको। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो क्या हम ऐसा कोई सेशन भी लगा सकते हैं आपके साथ? बताइए। यस। जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैलकुलेशंस में क्या करना है, कॉपी में करनी है नहीं करनी है, अलग से लेकर बैठना है, ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो क्या हम उसके लिए एक सेशन भी लगा सकते हैं? यस। हाँ, उससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजों को करना। हाँ, क्योंकि मैं अगर क्लास में बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड थर्ड ड्रॉप है, उनको पता है मोस्टली बातें कैसे चलना होता है। तो उनके लिए वो बोरिंग हो जाता है, और आपके लिए अच्छा होगा कि आपको पहले ही आगाह कर दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि आपकी जर्नी आसान हो सके। यस। ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहली बार हमारी टीम ऐसा सोच रही है कि क्लास स्टार्ट हुई है तो अलग से एक सेशन टीचर का आपको बता दिया जाए। यस। है ना? हाँ, डोपा मैं सॉल्व करवा देता हूं। पिछला वाला बेटा मैं एक बार इसमें लगा नहीं पाया, तो जो लास्ट क्लास का है वो तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? तो इसके आंसर्स डोपा क्या रहा करेगा, सुनेंगे ध्यान से। डोपा क्या होता है? डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। मैं हर क्लास के बाद क्या करूंगा, आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? और वो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपने उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगली क्लास में मैं उसके आंसर डिस्कस करूंगा। एक तरीके से ये एक खास तरह की डीपीपी होती है जो टीचर खुद ही बनाता है और खुद ही डिस्कस करता है। सही है? चलें स्टार्ट करें बेटा। बेटा अल्टरनेट डेज पढ़ाने से हम कंफर्टेबल नहीं है, पर आप कंफर्टेबल हो क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ऐसे कर रहे हैं। बॉटनी जूलॉजी क्या होगा, 3-3 दिन में तो गैप हो जाता है। अगर आपको लगता है 3-3 दिन वाला, हम वो भी कर सकते हैं, हम जैसा आप कंफर्टेबल हो। एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी करने से क्या होगा, जो बॉटनी का होमवर्क होगा वो आप करके रेडी रहोगे। आप बताओ। एक चैप्टर वाला करने से एक दिक्कत होती है बेटा, चैप्टर कब खत्म होगा पता नहीं चलता। या एक एक चैप्टर वाला भी मैं और एमडी सर बात कर लेंगे एक बार। ठीक है। हाँ, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाला भी किया जा सकता है। हाँ। ठीक है, चलिए आज चालू करते हैं फटाफट से। क्या आप से तैयार हैं सभी बच्चे? बेटा पूरा फोकस रखेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, शायद आप ये बात नहीं समझते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं कल टेलीग्राम पे लाइव बात कर रहा था बच्चों से, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिसको समझ नहीं आता बैच का महत्व। उसको ऐसा लगता है कि मैं यहां से देख लूंगा, वहां से देख लूंगा, सर लोग क्या है इसलिए बोलते हैं कि सर को फीस मिलती है। बेटा फीस हमारी बहुत कम है। फीस हमारी लगभग 3500 रुपये बैच की है, और वो हमने पिछले साल से बढ़ाई भी नहीं है। आप अगर देखोगे इतनी ही थी पिछले साल भी। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूं इससे कोई हमें बहुत बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन पॉइंट ये होता है आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है।
आपको जो हर वीक में टेस्ट होंगे वो किसी बैच में तो हो नहीं रहे हैं, इसी बैच में हर वीक में टेस्ट हो रहे हैं, तो वो आपको फायदा होगा, डीपीपी हाई लेवल की फायदा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैच ज्वाइन करके प्रॉपर पढ़ो, ताकि आप पे कंट्रोल बन सके, और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, चालू करते हैं। यस 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 यस। संडे को सेशन अभी नहीं लगाएंगे, मैं और एमडी सर कुछ अलग चीज भी प्लान कर रहे थे इस साल, कि बीच में जब आप अच्छा कर रहे होगे तो 1-2 महीने ऐसा भी चल सकता है कि हम बायो का टाइम घटाकर दोनों बॉटनी जूलॉजी पैरेलल, मतलब सेम डे पर हुआ करे, ऐसा भी करेंगे ताकि आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पर वो तब जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आप सारी चीजें समझ पाओगे, आपके अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं कि बेटा हमें सिलेबस बहुत भगा के कराना, अभी आपके बेसिक बना दें, फिर आपको मजा आने लगेगा। यस, स्टार्ट करें। यस, ठीक है। हाँ, ऐसा हुआ करेगा कि 1 घंटा 20 मिनट मैंने पढ़ा दिया, 1 घंटा 20 मिनट एमडी सर ने पढ़ा दिया, या 1.5-1.5 घंटा पढ़ा दिया, उससे 6 दिन आपकी क्लास होगी। तो उससे क्या होगा, बॉटनी जूलॉजी पहले भी खत्म हो जाएगी। पर वो कब करेंगे, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आप सारी चीजें आसानी से कर पाओगे, हर संडे टेस्ट दे पाओगे, तब करेंगे। ठीक है बेटा, वो आपसे पूछ के करेंगे। यस, चलें स्टार्ट करें। यस, और टाइम बेटा हमने 1 बजे इसलिए किया है कि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए इसको किया है। प्लीज इससे परेशान ना हो, और ये आप ही के लिए किया गया है। तो न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन बोथ हैव कॉमन, क्या कॉमन है बेटा, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोइड में सारी चीजें कॉमन है, क्योंकि दोनों डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और दोनों में जीन होती है, दोनों डीएनए का बना हुआ है। मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होती है, क्रोमोसोम होती है। सही है। जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया क्या एक जीन होती है, कुछ जीन का ग्रुप होता है, या ग्रुप ऑफ सारी जीन को हम जीनोमिक डीएनए कह सकते हैं। ठीक है। इन अ प्लांट इफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में दे रखा है, गैमेट में 10 क्रोमोसोम दे रखे हैं, देन नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे मान लो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तो तुम्हें क्या रखा है, एन दे रखा है। एन कितना दे रखा है, 10। तो जोड़े कितने हैं, जैसे मान लो एन 10 दे रखा है, तो यहां एन कितना, 1 2 3 है। जोड़े कितने, जोड़े भी तो 3 आएंगे। तो पेयर कितने आएंगे, अगर होमोलोगस पेयर की बात करें लीफ सेल में, तो कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। क्योंकि कहां गया, 10 आएंगे। 10 क्यों आएंगे मैं बता देता हूं बेटा। n इजिकल टू 10 है, तो 2n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20। डिप्लॉयड सेल कौन होता है, लीफ सेल होता है। तो उसमें कितने क्रोमोसोम है, 20, पर पेयर कितने हैं, 10 पेयर है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम विजिबल इन, क्रोमोसोम मुझे कब दिखता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में दिखता है, ऑलवेज, हमेशा नहीं। वो उन यूकैरियोटिक सेल में दिखता है जो डिवाइड करते हैं सिर्फ। कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसमें बनती है, किसमें बनती है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कॉपी बनती है, हाँ बनती है। क्या यूकैरियोटिक सेल में कॉपी बनती है, बिल्कुल बनती है, नहीं तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। और डिवाइडिंग सेल में तो डेफिनेटली बनती है, इसलिए ऑल लगाना पड़ेगा। इन अ हैप्लॉइड सेल इफ क्रोमेटिन कंडेंस करके 20 बना रहा है, एन का मतलब 20 दे रखा है, तो जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। 2n मतलब डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मेरे पास क्या होता है, जाइगोट होता है। तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितने आ जाएंगे बेटा, 40 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। क्लियर है। कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन ठीक हैं। फिफ्थ में डी है, क्यों, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम क्यों दिखेगा, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। यस, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। आ जाइए जल्दी से आगे चलते हैं। आज आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को प्रॉपर तरीके से। चैप्टर को कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, और यहां से आपके चैप्टर के नोट्स चालू हो जाएंगे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ को कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं आपको चैप्टर का मैप दे रहा हूं। यूनिट ऑफ लाइफ को हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको एक चैप्टर का प्रॉपर मैप दे रहा हूं, आप इसमें से जो लिखना है वही लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या टॉपिक है बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक अलग से प्रॉपर प्रोकैरियोटिक सेल पहले पढ़ाऊंगा अलग से, क्योंकि क्या होगा, इससे आपको सेल के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, उसके बाद मैं आपको सेल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा। सुनना ध्यान से, सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी, यस और नो। और उसके बाद मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। इस तरीके से हम चलेंगे, यस और नो। तो इसका मतलब एनसीईआरटी में क्या है, ये वाला टॉपिक पहले दे रखा है, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल दे रखा है। हम कैसे चल रहे हैं, पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझाएंगे,
उसके बाद ये वाली चीजें चलते हुए चलेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? आपको पढ़ना है मेम्ब्रेन के बारे में। क्या पढ़ोगे आप? मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे। फिर आप किसके बारे में पढ़ोगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक पढ़ोगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे बताओ बेटा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे आपको पता है? उसके बाद आप पढ़ोगे यहां पर एंडो मेम्ब्रेन में ईआर पढ़ोगे, गोल्जी पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे। उसके साथ आपको लाइसोसोम पढ़ाया जाएगा। लाइसोसोम के अलावा आपको पढ़ाया जाएगा वैक्यूल। क्या पढ़ाया जाएगा? वैक्यूल पढ़ाया जाएगा। वैक्यूल के बाद आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपको प्लास्टिड पढ़ाकर साइटोस्केलेटल एलिमेंट, क्या पढ़ाएंगे? साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जिसमें आपको सीलिया, फ्लैजिला, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, और न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब हम चीजें थोड़ी सी और डीप में पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। डोपा वन का सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे पीपीटी नहीं है मेरी, कल वाली क्लास जो आएगी उसमें मैं अरेंज करके रखूंगा, करा दूंगा आपको। ठीक है, सही है, यस, ठीक है। तो डोपा आप नोट वगैरह प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से आज के नोट्स आपके चालू हो रहे हैं प्रॉपर। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल की। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? देख, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर मेरा अभी भी मानना है किसी चैप्टर के क्वेश्चन फिक्स नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से लगभग मुझे मिल जाता है, एक क्वेश्चन मुझे यहां से मिल जाता है प्रोकैरियोटिक सेल से, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा में भी यूज होगा। तो हम लोग इसको एक बार, आप चाहो तो टॉपिक नोट कर लो, है ना, टॉपिक नोट कर लो। आपको किस तरीके से मैं लेके चलूंगा आपको समझ में आ गया। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ये सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी और यूकैरियोटिक सेल डिटेल पढ़ाऊंगा। आपको सारा समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है ध्यान से सुनते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, यस, क्लियर है? हाँ, 3-3 दिन वाले से रिदम नहीं बन रहा है, मैं देखता हूं, वो बात भी करेंगे। पर प्लीज एक बार देखो कि आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि फायदा कब होना स्टार्ट होगा? जब आपको बॉटनी जूलॉजी का डेली अच्छा होमवर्क मिलने लगेगा, तो आपको टाइम चाहिए होगा। यस, हाँ, चलिए चालू करें, नोट कर लो, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं बेटा। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्लास आपकी 1 बजे होती है, 1 बजे चालू होगी बेटा। आप मेंटली प्रिपेयर रहे करेंगे ताकि आपको सारा पता रहे। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, यस। बेटा डोपा वन एक, एक्चुअल में क्या हुआ, उसकी पीडीएफ इधर उधर हो गई मेरे से। आपके वो ऐप में तो है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। मैं एक बार उसको अरेंज कर लेता हूं, कल कर लेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। आ जाओ, ये पहला स्लाइड है आपका जहां पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। और देखो, मैं पढ़ाता कैसे हूं, मेरा एक तरीका है। सबसे पहले मैं वर्बली चीजों को समझाता हूं, उसके बाद मैं यहां लिखता हूं और तब समझाता हूं, फिर आप नोट कर लेते हैं। ये तरीका मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया बच्चा भी है, पुराना भी है, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि टाइप ऑफ सेल जो होते हैं हमारे पास, वो 2 तरह के होते हैं। एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरह के सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर आप अपने आप आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म देखो, हम हैं, आप हो, गाय हैं, बकरी है, पेड़ है, कुछ भी है, बैक्टीरिया है, इनमें 2 ही तरह के सेल पॉसिबल है। या तो वो सेल प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और ध्यान रखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, अब ये सेल ऑर्गेनिज्म भी है। ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव भी है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अंदर सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो 2 तरीके से मिलते हैं। एक मिलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, और एक मिलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्रकार के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा यूकैरियोटिक सेल होगा।
लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक जिनमें सिंगल सेल प्रोकैरियोट है, एक जिनमें सिंगल सेल यूकैरियोट है। इनमें आ जाते हैं प्रोटिस्टा। मैं रिपीट कर दूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब आप अपने आसपास नेचर को देखते हो तो नेचर में दो ही तरह के सेल हैं, एक सेल है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं या यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल बराबर में ऑर्गेनिज्म होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल बराबर में ऑर्गेनिज्म होता है। आपको समझ में आ गया? सेल ऑर्गेनिज्म के बराबर होता है किसमें? प्रोकैरियोट में। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, सेल और ऑर्गेनिज्म कब बराबर है? जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा मुझे किंगडम में मिलता है जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं। उसके अलावा हमारे अंदर भी सारे सेल यूकैरियोट्स हैं। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों तरह के सेल्स होते हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों तरह के सेल्स होते हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? नहीं, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ चीजें हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है। आप समझते हुए चलो। प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले ये जो मैंने लिखी है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होती है। यस और नो? इसका जो डीएनए होता है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में होता है जिसे आप न्यूक्लियोइड कहते हो। तो यहां पर भी मेरे पास सेल मेम्ब्रेन ही होती है। यस और नो? क्या होती है यहां पर? सेल मेम्ब्रेन होती है। यस। सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर मेरे पास कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कैसी ऑर्गेनल्स होती हैं? ऐसी ऑर्गेनल्स होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड समझ में आता है? मेम्ब्रेन बाउंड समझ में आता है? बाहर मेम्ब्रेन है, जैसी ये मेम्ब्रेन है ऐसी ये मेम्ब्रेन है। अब मुझे कौन बच्चा कमेंट में बताएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो हैं उनमें मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर। किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। सही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज छोटा होता है। इनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। कैसा होता है? साइज छोटा होता है। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, साइज लार्ज होता है। सबसे पहले मैं साइज को लेके कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कुछ बच्चों को ये यूनिट्स याद करनी पड़ेगी अगर नहीं है तो। अगर मैं आपको लिखता हूं 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। अगर मैं लिखता हूं आपको 1 माइक्रोमीटर, और वो साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर। और अगर मैं लिखता हूं 1 नैनोमीटर, वो होता है 10⁻⁹मीटर। अब मुझे बताओ, नैनोमीटर छोटा है म्यूमीटर मिलीमीटर? सर नैनोमीटर छोटा है। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसका साइज इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप में दिखता है। कहीं पर लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर और कहीं पर लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो लगभग आप समझो 2 से 5 माइक्रोमीटर के ये साइज होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर या उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, और इवन लार्ज, उससे भी बड़ा साइज होता है। ये आंख से दिख जाते हैं, ये मोस्टली माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस। उसके बाद साइज छोटा और बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, इनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल का मतलब हो गया कि इनके अंदर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, है ना? इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है ना? इनके अंदर क्या है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। ऐसी कोई ऑर्गेनल नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है। यस और नो? यस और नो? इनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है।
इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इनके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप समझ पाए तो मुझे बताना, सुनना ध्यान से। ये पेज है, मैंने इस पेज को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ये मान लो सेल बन गया, ध्यान से देखना मेरी तरफ। ये मान लो एक सेल बन गया, ऐसे फोल्ड कर दिया, अंदर सेल बन गया। मेरी बात सुनो, कोई भी चीज सेल के अंदर इस सतह से, इस सरफेस से बाहर जाती है, सरफेस से अंदर आती है। समझना इस बात को। मैं आपसे कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में कोई चीज यहां है, यहां है, समझ इस बात को। कोई चीज यहां है, अगर उसको यहां से यहां जाना है तो इस मेम्ब्रेन से बाहर जाना पड़ेगा। होता यह है कि छोटे सेल में चीजें आसानी से मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, किसी बड़े सेल में आसानी से नहीं आती, तो साइटोप्लाज्म को लगातार घुमाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ जो प्रोक्रियोट में नहीं होता, वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। याद रखना, प्रोक्रियोटिक सेल छोटा सेल होता है, तो चीजें आसानी से इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, आसानी से, क्योंकि छोटा सेल है, चीज आसानी से इसके कांटेक्ट में आके बाहर या अंदर आ सकती है, बेसिकली बाहर जा सकती है। लेकिन किसी बड़े सेल में ये वाली जो चीज है, मेरी बात सुन ध्यान से, ये वाली चीज है, ये आसानी से इसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये इसमें नहीं होती। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है। इनमें होता है, साइटोप्लाज्म मूव करता है। अच्छा, इनके अंदर अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं क्लास 9th वाले अभी एग्जाम वो नहीं बता रहा, नेकेड न्यूक्लियस ये वो सब वो नहीं बता रहा, मैं एक नॉर्मल डिफरेंसेस बता रहा हूं जो आपको समझ में आने चाहिए। उसके अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे धागे होते हैं प्रोटीन के बने हुए, उनको कहते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट। साइटो का क्या मतलब होता है, सेल, स्केलेटल मतलब सपोर्ट। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट इनके अंदर क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वो हमारे पास इनमें क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, ऐसे प्रोटीन के धागे होते हैं जो अंदर से सपोर्ट देते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप में से कितने बच्चे 9th 10th पास हैं सारे बच्चे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बाहर से सपोर्ट देती है, शेप देती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो उसमें शेप आएगी कहां से? हर एनिमल सेल की अपनी भी तो शेप होती है, कुछ को छोड़ दें, बिल्कुल होती है। कौन से ऐसे एनिमल सेल हैं, जैसे न्यूरॉन की एक शेप है, एक शेप आरबीसी की है, कुछ ना कुछ है ना, सेल्स की शेप होती है। तो एनिमल्स में क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे ये बॉटल है, इसकी अपनी शेप क्यों है, क्योंकि या तो बाहर से कोई चीज हो जो उसको शेप दे, या अंदर से चीज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी की शेप ऐसी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंडोस्केलेटन है जिसको बोन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो हमारी बॉडी में स्किन की जगह कुछ हार्ड लगा होता तो भी शेप आ जाती। तो प्लांट के केस में बाहर सेल वॉल होती है, अंदर धागे होते हैं। एनिमल के केस में बाहर सेल वॉल नहीं होती और अंदर सिर्फ धागे होते हैं। तो सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं जो उन्हें शेप दे सकते हैं अंदर से। ऐसा बैक्टीरिया में नहीं होता। तो बैक्टीरिया में अगर कोई शेप देगा तो सिर्फ सेल वॉल देगी, और जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल है नहीं उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। इसीलिए जो माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसकी अपनी कोई शेप फिक्स नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि सेल वॉल ना होने की वजह से माइकोप्लाज्मा की शेप नहीं है, कुछ भी शेप ले लेता है, इसलिए उसको जोकर कहते हैं, तो एनिमल सेल को भी कहना चाहिए था, पर एनिमल सेल की तो अपनी शेप होती है,
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग समझा देता हूं बेटा। यस, ठीक है। तो ये वाली बात शायद मैंने पहली बार आपको बताई। देख क्या होता है, मैं तेरे को समझाता हूं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देख। क्या होता है कि जैसे मान ले ये सेल है, मैं बस ये डायग्राम बना रहा हूं, काम का नहीं है आपके। देख ये न्यूक्लियस है, जैसे ये धागे हैं ना, इन धागों की मदद से ये साइटोप्लाज्म ऐसे घूमता रहता है। ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है घूमता रहता है। उससे क्या होगा, कोई चीज यहां से यहां आ जाएगी इस लिक्विड के घूमने से, फिर आसानी से बाहर जा सकती है। जैसे मैं तुझे कह रहा हूं कि मान ले एक रुका हुआ पानी, एक चलता हुआ पानी है। नाव किस में चलाना आसान है, जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा होगा। हाँ सर आसान है। वही मैं समझा रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, सब कुछ सेल की सतह से होना है, मेम्ब्रेन से होना है, पर कोई चीज यहां से यहां इतनी दूर आसानी से नहीं पहुंचेगी। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, चीज आसानी से मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है। इसीलिए यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म को थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इनमें नहीं होती क्योंकि साइज छोटा है, सेल का साइज छोटा है। ऐसे ही क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कराने के लिए ये कुछ धागे होते हैं, इनका नाम होता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट। उसके अलावा ये धागे अंदर से सपोर्ट देते हैं, तो ये इनमें होते हैं, उनमें नहीं होते। उसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, उसके अलावा इसमें जो डीएनए है, डीएनए है वो नेकिड होता है, नेकिड होता है। ठीक है, नेकिड है। मैं डीएनए के लिए अगली स्लाइड पे बता रहा हूं, थोड़ा सा अगली स्लाइड पे बता रहा हूं, फिर बात करते हैं इस पे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, ध्यान दे। डीएनए जो होता है वो नेकिड है। डीएनए क्या है, नेकिड है। कैसा होता है जरा समझना। ये डीएनए के दो धागे हैं ऐसे, और इनके ये एंड जुड़ जाते हैं आपस में, ये एंड जुड़ जाते हैं। तो डीएनए नेकिड होता है, सर्कुलर होता है। पर सर्कुलर और लीनियर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये देख, एक डीएनए ऐसा है, इसको कहते हैं लीनियर। लीनियर मतलब इसका ये और ये एंड फ्री है। एक डीएनए ऐसा है जिसका एंड आपस में जुड़ा हुआ है, आखिरी हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं सर्कुलर। तो प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा होता है, नेकिड होता है, सर्कुलर होता है। नेकिड डीएनए को, इस नेकिड डीएनए को हम क्या कहते हैं, दिस नेकिड डीएनए इज न्यूक्लियोइड। क्या होगा, न्यूक्लियोइड है। यस और नो? यस। और इसमें क्या है बेटा, डीएनए जो होगा, डीएनए किसके अंदर होता है, इनसाइड न्यूक्लियस है। कैसा है, जैसे यहां भी डबल धागे वाला है, यहां भी कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, लेकिन यहां पर कैसा है बेटा, सुन ध्यान से, है यहां पर भी डबल स्ट्रैंड, लेकिन लीनियर है। डबल स्ट्रैंड है बट कैसा है, लीनियर। लीनियर समझ में आता है, लीनियर है। क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है? यस, क्या कोई दिक्कत आ रही है? और किसकी फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। किसकी फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। किसकी फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। यस। अब इनके, इसके पास क्या होगा बच्चे, इसके पास राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में वो एक अलग टाइप के होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक साइज के हिसाब से कुछ चीज, उसे कहते हैं 70s टाइप। इसमें जो राइबोसोम है वो कहां प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है किसमें, साइटोप्लाज्म में है मान लो। और वो कौन से वाला होता है, एटीएस होता है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मुझे याद है कि गांव से कुछ बच्चे आते थे, उनको इनके एग्जाम्पल भी नहीं पता होते थे। मेरी बात सुनो, ध्यान सुना। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप मान लो एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें किस किस तरह के बैक्टीरिया आते हैं सुनना ध्यान से। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया। इसमें आता है आपका एक यू बैक्टीरिया, यू मतलब सच्चा बैक्टीरिया,
और एक इसमें आता है पुराना बैक्टीरिया। पुराना कौन सा बैक्टीरिया होगा? जो पहले मिलता था मुश्किल कंडीशन में। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलती ये बात कि बैक्टीरिया वर्ड का मतलब होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक ट्रू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। दोनों के अंदर सेल प्रोकैरियोट होता है। समझ में आ रहा है? दोनों के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, क्लियर है? यस। अब जरा ये सुनो ध्यान से। यू बैक्टीरिया में एग्जाम्पल अगर आप याद करो तो आप एक ई कोलाई नाम याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो लैक्टोबैसिलस याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो साइनोबैक्टीरिया, ये सुना होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया नाम याद करने हैं। और इसके साथ आप याद कर सकते हो माइकोप्लाज्मा। क्या याद कर सकते हो? माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया में कुछ नाम है हमारे पास। एक मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया, क्या बोलोगे उसको? मिथेनोजन। क्या बोलोगे उसको? मिथेनोजन। फिर हमारे पास आएगा हेलोफाइल, फिर हमारे पास आएगा थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल। यस यस यस। हाँ, ठीक है, बताओ। अब देखो, अगर आपसे कोई कहे कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लिखाओ, तो यूकैरियोटिक सेल में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा। सुना है अमीबा? अमीबा, पैरामीशियम, ये वाले, यूग्लिना। सिंगल सेल के। इनमें कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे एल्गी हो गई, बहुत सारी फंजाई हो गई। यस यस, आ रहा समझ? जैसे मान लो आपने लिख दिए स्पॉन्जिस, आपने लिख दिए मशरूम अगेरिकस। अगेरिकस क्या है? मशरूम है। ह्यूमन हो गया, है ना, ह्यूमन हो गया। तो मैंने ये सब किसके एग्जाम्पल लिखे हैं? यूकैरियोटिक सेल के। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक तो आसान चल रहा है। क्या डोपा के क्वेश्चन नोट करने करता रहे अच्छा रहेगा, अगर छोटा छोटा लिख सकता है। नहीं तो मैं इकट्ठा करके पीडीएफ जरूर दे दूंगा तुझे। लास्ट टाइम भी दी थी बेटा पीडीएफ मैंने। जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे, चले आगे, चलें, जल्दी बताओ, आगे चलें। नोट करोगे एक बार? दोनों नोट कर लो, फिर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। साउंड नॉट क्लियर क्यों? प्रोकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में कोई मल्टी सेलुलर नहीं होता। लिख दूं यहां पर? नोट में लिख दूं? यहां लिख देता हूं, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट में नहीं होता। ऑर्गेनिज्म नॉट इन प्रोकैरियोट। कॉलोनियल क्या होता है फिर? कॉलोनी में रहना, वो मल्टी सेलुलर नहीं होता। ठीक है, दोनों लिख लो, फटाफट से आगे चल रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा जिन्होंने तत्व मॉड्यूल किया था बुक, उनको मिल जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बार रिपीट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेरे पास क्या है? डीएनए है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है। ठीक है, साइज इनका कितना होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा साइज होता है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। सिंपल का मतलब होता है
सिंपल का मतलब होता है कि इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स नहीं होते, है ना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स नहीं होते, यस और नो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनल है, ठीक है। और मेरे पास क्या आएगा, आप समझो ध्यान से, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनल है, और ये न्यूक्लियस है। यहां पर मेरे पास क्रोमेटिन है। इनका साइज कैसा होगा, लार्ज। लार्ज में क्या आएगा, 5 से 10 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा, ठीक है। जैसे आरबीसी का एक साइज दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर साइज है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है, इनमें ये सारी चीजें होती हैं, मतलब एक धागे जैसा होता है अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बोला है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब ऐसे जुड़ जाता है, डबल स्ट्रैंड तो होता है लेकिन सर्कुलर होता है, और नेकिड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। यस, क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, डीएनए इनसाइड कहां होगा, न्यूक्लियस। डबल स्ट्रैंड है बट लीनियर, डबल स्ट्रैंड है बट लीनियर। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताना, क्या यूकैरियोट में डीएनए साइटोप्लाज्म में हो सकता है, कब, जब सेल डिवाइड करेगा, तब क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वैसे अगर आपसे बोला जाए, ऑर्गेनल्स के डीएनए साइटोप्लाज्म में ही है, नहीं तो यूकैरियोट का डीएनए हमेशा कहां मिलता है, न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट का डीएनए कहां मिलता है, साइटोप्लाज्म में। इसमें राइबोसोम की एक टाइप होती है 70S, इसमें होती है 80S। अब कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि अमीबा प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा, क्या अमीबा में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्या ई कोलाई में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है, यस और नो, यस और नो। स्लाइम माउल्ट बेटा यूकैरियोट्स में आते हैं, यहां पे यूनिसेलुलर है, यस। सिंगल डीएनए और डबल में फर्क है बेटा। सिंगल डीएनए का मत, मेरी बात सुन ध्यान से देखो, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड, इसे कहते हैं डबल स्ट्रैंड। अब अगर मैंने ऐसे दो बना दिए, तो मैं इसे लिख सकता हूं डबल स्ट्रैंड सिंगल डीएनए, अकेला डीएनए। इसका मतलब ये नहीं है ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है। तो चाहे डीएनए इसका हो चाहे इसका हो, होते डबल स्ट्रैंड ही हैं। किसको नहीं समझ में आई ये बात, होते कैसे हैं, डबल स्ट्रैंड है, खुद कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड है, यस। साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई सेल है, ध्यान सुन बच्चे, आपके पास कोई सेल है, उसमें इस तरीके से धागे जैसी कुछ चीज होती है, जिससे अंदर से उसको ताकत, स्ट्रेंथ मिलती है। उसके अलावा चीजों की मूवमेंट आसान होती है, प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं। तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं। पिछली स्लाइड एक बार और दिखा रहा हूं, आगे चलेंगे फटाफट से, जल्दी से, जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी करो। चले आगे, आगे चले। चले आगे बेटा, हाँ, चलो ये वाला लिख लो, आगे चलेंगे। 1 मिनट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। शुरुआत में धीरे धीरे हैबिट पर, मेरी मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सब लोग धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे कि साथ के साथ लिखेंगे। 1-2 मिनट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। साथ के साथ लिखने की हैबिट बनाओ, ताकि क्लास के बाद टाइम ना लगे आपको नोट्स बनाने में, ठीक है। यस, चलिए, अब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं।
चलिए आइए, फटाफट से आइए, जल्दी चलते हैं। बेटा यूकैरियोट में ऑर्गेनल्स में डीएनए किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। ठीक है, प्लास्टिड्स में। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, देखें कितने बजे। इस तरह के क्वेश्चंस पहले कभी हम लोग कराते भी थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉट फीचर ऑफ ई कोलाई। मैं क्या क्या लिख रहा हूं सुनते चलना। मैं लिख रहा हूं यहां पर न्यूक्लियस, राइबोसोम, डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसके बाद मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सर हमें कैसे पता चलेगा, बस बताऊंगा अभी। उसके बाद मैंने लिख दिया साइटोप्लाज्म। उसके बाद मैंने लिख दिया साइटोस्केलेटल एलिमेंट। हाँ भाई, इनमें से कौन कौन से फीचर नहीं है बताओ। एक तो राइबोसोम नहीं है राइबोसोम तो है। न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और ये नहीं है। बाकी चीजें होती है इकोलाई में। इकोलाई कैसे आपको क्या सोचना है इसमें? इकोलाई नहीं सोचना, आपको क्या सोचना है इसको? प्रोकैरियोटिक सेल सोचना है। मेरी बात समझो ध्यान से, आपको क्या सोचना है? प्रोकैरियोटिक सेल सोचना है। मान लो मैं आपको कहता हूं विच इज प्रेजेंट इन ईस्ट नॉट इन साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। बी साइटोप्लाज्म, सी हमने लिख दिया लीनियर डीएनए, और डी हमने लिख दिया राइबोसोम। बताओ जल्दी से, जल्दी 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 फास्ट। लीनियर डीएनए, यस। ये थोड़ी आएगा, पिगमेंट ईस्ट में कहां होता है? ईस्ट कैसे याद करोगे आप इसको? सर इसको याद करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और इसको क्या याद करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। यस और नो? इसको हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें उस तरीके से सोचना है। तो लीनियर डीएनए किसका फीचर था? सर यूकैरियोटिक का फीचर था। किसका फीचर था? सर यूकैरियोटिक सेल का फीचर था, है ना? नहीं तो प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। यस, सही है, डन है। हाँ, चलिए आगे चलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट लेते हैं, जल्दी 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 फास्ट। आ जाओ हम लोग एक फटाफट से प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहता हूं हम पढ़ रहे हैं डिटेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। साथ के साथ बनाओ जल्दी से सारे। प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे देखो, फटाफट से देख लेंगे। मैंने ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दी है। मैंने क्या किया है? एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब मैंने क्या किया, इसके बाहर ध्यान सुनेंगे बेटा, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है। ये सेल वॉल है। सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसके बाहर होता है। हम प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल बना रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, ध्यान सुन बच्चे, आप सबको पता है कि आप सबने पढ़ा हुआ है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही है हमारे पास, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। वो सारे सेल्स में होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। उसके बाद ये वाली लेयर को हम क्या लिख रहे हैं? सेल वॉल। सेल वॉल सारे सेल्स में नहीं होती, बैक्टीरिया में। और इस वाली लेयर को कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
ये 3 लेयर हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया में मिलती है। मेरी बात समझो ध्यान से, जो हम ये 3 लेयर बता रहे हैं, ये 3 लेयर बहुत बैक्टीरिया में मिलती है। सबसे बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो मैं जब बाहर से अंदर की तरफ जाता हूं तो मेरे पास सबसे पहले है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। मैं क्या बना रहा हूं बेटा, मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल ड्रॉ कर रहा हूं। मेरा बस आपसे एक सवाल है, इन तीनों में से कौन सी लेयर है जो सारे बैक्टीरिया सेल में होगी? वो सेल मेम्ब्रेन है। कौन सी ऐसी लेयर है जो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती? सेल वॉल। नहीं तो सेल वॉल भी ज्यादातर में मिल जाती है। ग्लाइकोकैलिक्स ऐसी होती है जो किसी किसी में मिलती है। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, कैलिक्स का मतलब कवर। जैसे आप अगर याद करो, प्लांट में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, आउटर इज कैलिक्स, याद करो, ये थैलेमस बनाते थे, ये कैलिक्स होता था सबसे बाहर। तो ग्लाइको का मतलब है शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट यहां पर, कैलिक्स का मतलब कवर। तो सबसे बाहर मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाहर है सेल वॉल, और उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, वो लिख देता हूं फटाफट से। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेल का एनवलप। एनवलप का मतलब कवर, सेल एनवलप। यस और नो? ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेल एनवलप। यस, ये हो गया हमारे पास सेल एनवलप। ठीक है, यस, जल्दी बताओ, सही है? हाँ सर। अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बैक्टीरिया मेनली कहां मिलना चाहिए? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मेनली कहां मिलना चाहिए? पानी में, एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम पे इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है चलने के लिए, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से चलने के लिए, इसको कहते हैं फ्लैजिला। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला। ये भी सारे बैक्टीरिया सेल में नहीं होता, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसके बाद छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से धागे होते हैं, और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी होता है इनके पास, ऐसा थोड़ा बड़ा। आप समझो ध्यान से बेटा, हमारे पास क्या है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप समझो, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं फिम्ब्रियाई। ये बैक्टीरिया में मिलता है? हाँ सर, बैक्टीरिया में मिलता है। इसको कहते हैं पिलाई। ये तीनों सरफेस में मिलते हैं, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई। इनको कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं जब स्कूल में रजिस्टर बनाते हैं अटेंडेंस वाला, तो उसमें क्या करते हैं, सारे बच्चों का नाम लिख लेते हैं, जो आते हैं उनको प्रेजेंट, जो नहीं आते वो एब्सेंट। जब हम बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम सारे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सुनियो ध्यान से, हम सारे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। अब किस सेल में कौन सा प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, वो बताएंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सारे सेल में कौन सा कॉमन है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सब में मिलता है। तो अभी मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में मिल सकते हैं। फ्लैजिला हो गया, फिम्ब्रियाई हो गया, और पिलाई हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्चुअल में क्या होता है, मेम्ब्रेन का बहुत रोल होता है, तभी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बनी होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है ऐसे। इसको, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। कौन बच्चा बताएगा जोम्स शब्द का मतलब क्या होता है? जोम्स, SOMES। इस जोम्स शब्द का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। बॉडी, शाबाश, बॉडी। जोम्स, लाइसोजोम्स, लाइसोजोम्स, राइबोजोम्स। जोम्स का मतलब है बॉडी, क्रोमोजोम कलर बॉडी, आ रहा समझ? कलर बॉडी। लाइसोसोम एक एंजाइम, लाइसिस वाले एंजाइम वाली बॉडी। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड वाली बॉडी। यस, हाँ ठीक है। तो मीजोसोम्स होते हैं, तो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास कुछ एंजाइम, कुछ चीजें लगी होंगी, दैट इज मीजोसोम्स। ठीक है, चलिए। इसके अलावा, इसके अलावा
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा ज्यादा और फोल्ड करके इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है जिसपे पिगमेंट लगे रहते हैं, पिगमेंट लगे रहते हैं। उनको कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रो का क्या मतलब होता है यहां पे? कलर। क्रोमैटो, क्रोमैटो। फोर शब्द का मतलब होता है बियरिंग। ये जो फोर है ना, फोर मतलब बियरिंग। जैसे आप ये कहां पढ़ोगे? आर्कीगोनियो फोर, एंथ्रीडियो फोर, कोनिडियो फोर। फोर शब्द का मतलब होता है बियरिंग, और क्रोमैटो का मतलब होता है कलर। तो इसका मतलब होता है कलर बियरिंग स्ट्रक्चर। कलर बियरिंग, बियरिंग मतलब लगा होना। अगर कोई चीज कलर है तो वो क्या है बेटा? क्या है? कलर है तो क्या है बताओ? पिगमेंट है। तो इस पर पिगमेंट लगे रहते हैं। ठीक है सर। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए सर? कितने हो गए सर? 7 हो गए सर। 8 हो गए, 8 हो गए टोटल। अब आ जाओ और अब इसके साइटोप्लाज्म में जाते हैं। राइबोसोम यहां पर लगे हुए मिलते हैं और यहां पर भी। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन से लगे हुए भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं, राइबोसोम्स हो गए। उसके अलावा इनका जो अपना डीएनए है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बेटा? इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ये रहा इसका जो डीएनए है, न्यूक्लियोइड। यस और नो? इसके अलावा भी अलग से डीएनए होता है। इसके अलावा भी अलग से डीएनए होता है। उस डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ऐसा गोल सा डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया में नॉर्मली कई बार दो तरह का डीएनए मिलता है। एक प्रॉपर जो उसका मेन डीएनए, और ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लो, आप हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोइड हर बैक्टीरिया में मिलेगा, प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। अब मुझे सोच के बताओ, किसके पास ऐसी जीन होगी, ऐसी जीन है जो जरूरी है? न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड? न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड? जल्दी बताओ बेटा, न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा जीन होगी। ठीक है, चलें। अब देखो, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। अब मैं इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स बॉडी। चलिए आगे आइए, आगे आइए। अब देखो, टोटल कितने होंगे? 11 बनने चाहिए। कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल 12 स्ट्रक्चर हो गए। कितने ऐसे हैं जो प्रेजेंट है सारे सेल में? प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कितने स्ट्रक्चर हैं जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में? लिखना चालू करो। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, जिसे तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हो। उसके अलावा यहां लिक्विड भी है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सारे सेल में है, मैंने लिखा नहीं है ऑल दो। उसके अलावा राइबोसोम। सर मीजोसोम भी सब में होता है, कई बार वेल डेवलप नहीं होता, जरूरी नहीं है मीजोसोम हो। राइबोसोम हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियड हो गया। सर ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल क्या सब में नहीं होता? मैं लिख देता हूं यहां पे नोट, नोट। सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल किस में एब्सेंट है? एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। दूसरा फ्लैजिला, सारे सेल में नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल। ऑल बैक्टीरिया सेल। सेम प्लाज्मिड के बारे में है। ठीक है, सेम प्लाज्मिड के बारे में। यहां तक समझ में आ रही है बेटा? यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। हाँ, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारे बैक्टीरिया सेल में मिलेगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारे बैक्टीरिया सेल में मिलेगी।
है ना। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है। ये सारे बैक्टीरिया सेल में मिलती है। क्लियर है? सारे बैक्टीरिया सेल में मिलती है। क्या हो गया बेटा? क्या लिख रहा है बेटा? डीएनए साइटोप्लाज्म, वैक्यूल नहीं होता बच्चे, वैक्यूल नहीं होता इसमें। वैक्यूल कैसे होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है। नोट करो, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी लिख लिया? फ्लैजिला सब पे नहीं होता बेटा। डीपीपी कब से करनी है? 2 क्लास के बाद से चालू कर देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। यस बेटा, आप सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों यूज कर सकते हो। ज्यादा सही वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप चाहो तो लिख लो। ज्यादा सही का मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट। रीजन क्या है? क्योंकि एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन वर्ड जो है जनरल टाइप का है, किसी भी मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं। ज्यादा सही आप प्लाज्मा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, यूज कर सकते हैं पर गलत नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है अभी सब बताऊंगा डिटेल में, एक एक चीज बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है? नहीं बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाया? नहीं बनाया। तो क्या सेल को एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए। सही है, क्या एनर्जी चाहिए? यस। ठीक है, चले आगे फटाफट से। यस। सरफेस स्ट्रक्चर का क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर जो है बेटा, मेरी बात सुनो, 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सरफेस। सरफेस का, सॉरी ये रहा, फ्लैजिला, पिलाई, फिमरियाई, तीनों सरफेस पे होते हैं, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया? रुक जाओ, ये ठीक कर दो सही से, नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया, सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है बताएंगे। ये सेल वॉल है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है पर अलग है। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको चाहो तो आप सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सेल मेम्ब्रेन भी। और कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सेल एनवलप। जल्दी नोट कर लो, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं आपको पढ़ाना इसको आगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ईस्ट में क्या हो गया? सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लैजिला नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया सेल। सही तो है, सभी बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला किसी किसी में होता है, जो पानी में होते हैं, मूव करते हैं। सब में फ्लैजिला नहीं होता। यस। प्लाज्मिड में बेटा कौन सी जीन होती है? प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्यू बैक्टीरिया सेल, कुछ बैक्टीरिया सेल में है। चलो जल्दी करो, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी करेंगे। आगे चले। कैप्सूल क्या है? आगे सब कुछ बता रहा हूं। अच्छा, कौन किस बच्चे को याद है कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है?
हो गया? हो गया? हो गया? चलिए आगे चलेंगे। लिख लिया सबने? चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलना चाहिए हमें। सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सेल एनवलप। ठीक है? ये सेल एनवलप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब सुन लो ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं। हम ये लिख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हैव टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड का मतलब एक दूसरे से अच्छे से लगी हुई है। टाइटली बाउंड सेल एनवलप कितनी लेयर का बना हुआ है? मेड अप ऑफ 3 लेयर। क्या ये लेयर्स अलग अलग हैं केमिकली? मैं बताता हूं आपको। सबसे बाहर हमारे पास, सबसे बाहर मेरे पास क्या है? आप सुनिए ध्यान से। ये जो है बेटा, दीज लेयर्स, दीज 3 लेयर, ये केमिकली डिफरेंट है। केमिकली कैसी हैं? डिफरेंट है। केमिकली कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। जैसे सबसे मेरे पास, सबसे बाहर मेरे पास इसमें क्या है? सबसे बाहर मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स है। सुनना ध्यान से, ये कैसी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स कैसे होती है जरा समझना। आपके पास, ध्यान से देखो बेटा, आपके पास ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है? उसके बाहर देखो, सबसे पहले तो ये समझो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ मॉडिफाइड शुगर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मॉडिफाइड शुगर का। ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनना। और ये 2 टाइप का हम बनाते हैं। ये 2 टाइप का होता है ग्लाइकोकैलिक्स ही। जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें मेरे पास ये 2 टाइप का होता है। एक होता है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। मैं समझाता हूं आपको, पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, मेरे पास ये बैक्टीरिया का सेल है, ये उसकी सेल वॉल है। ध्यान से देखिए, ये उसकी सेल वॉल है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ध्यान से देख, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, सेल मेम्ब्रेन बनती है किसकी? वो बनती है लिपिड की, प्लस साथ में कुछ प्रोटीन होती हैं। अब आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है? अब इसके बाहर एक लेयर और है, ये रही, इसको कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, सुन लो ध्यान से, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है हमारे पास, ये वाला जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारे पास है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारे पास है, ये वाला, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारे पास है, ये ग्लाइकोकैलिक्स भी कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, पर ये अलग कार्बोहाइड्रेट है। समझना ध्यान से, ये क्या है बेटा? ये वाला जो है, ये अलग कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, पर ये अलग टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ये आपके सिलेबस में कहां पर है? ये आपके सिलेबस में है, जब आप वो पढ़ोगे ना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, वहां बताया जाएगा। क्लियर है?
मेरी बात समझ में आ रहा है? नोट करना मैं बताऊंगा कैसे। तो सेल एनवलप में 3 लेयर हैं जो एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड है, पास पास है। उन 3 लेयर केमिकली कॉम्प्लेक्स हैं, उनके नाम क्या क्या है 3 लेयर के? 3 लेयर कौन कौन सी है बताओ? सबसे बाहर है आउटर मोस्ट, क्या है? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर क्या है? सेल वॉल है। फिर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये 3 लेयर थी। अब ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग टाइप का होता है। एक सेल में वो इस तरीके का होगा, ऐसा। किसी एक सेल में वो ऐसा होगा, सुन ध्यान से देख बच्चे, थोड़ा सा लूज जैसा होगा, ऐसा चिपचिपा सा। और किसी सेल में ऐसा होगा, ऐसा। अब इस वाले को कहेंगे कैप्सूल। समझ इस बात को। कैप्सूल क्या होता है? आपने कभी दवाई खाई है? कैप्सूल, कैप्सूल एक तरह का कवर होता है, याद है? हार्ड कवर होता है थोड़ा सा। तो ये क्या होता है बेटा? कैप्सूल क्या होता है? ये ग्लाइकोकैलिक्स ही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। यस। इसको एक को कहते हैं स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर कैसा होता है? लूज, लूज मतलब बहुत अच्छे से लगा नहीं हुआ है, लूज एंड स्लाइमी होता है। और कैप्सूल कैसा होता है? थिक और टफ होता है। थिक होता है और टफ होता है, हार्ड होता है थोड़ा सा। अब ये मेरे को किस में मिलता है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये मुझे मिलता कहां पर है? कैप्सूल कहां मिलता है? मैं आपसे पूछता हूं, कैप्सूल का एग्जांपल क्या है? कहां मिलता है कैप्सूल? कैप्सूल जो है बेटा मुझे कहां मिलता है? आपने एक वो पढ़ी थी, एक बैक्टीरिया सुना होगा, याद करना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस बैक्टीरिया की 2 टाइप होती है। एक होती है आर स्ट्रेन और एक होती है एस स्ट्रेन। ये जो एस स्ट्रेन है ना, इसके बाहर एक म्यूकस का कवर है, वही कैप्सूल होता है। समझो ध्यान से। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, कैप्सूल थिक और टफ होता है। क्लियर है? और ये क्या करता है बेटा? ये डिजीज कॉज करने की एबिलिटी देता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? इन कॉजिंग डिजीज। डिजीज करने की एबिलिटी देता है। कौन देता है? कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या होता है? लूज, लूज मतलब चिपचिपा सा होता है। और ये किसमें हेल्प करता है? एक बार नीट में क्वेश्चन आया था अटैचमेंट में। कहां हेल्प करता है? अटैचमेंट में। यस और नो? ओ भाई शॉकिंग रिजल्ट, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी बात होती है। हम नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करते हैं, पर सेल मेम्ब्रेन शब्द गलत नहीं है। ठीक है? तो कोशिश कर, सुन ध्यान से पहले। कुछ भी लिखे जा रहा है गधा। एक्चुअल में क्या होता है? सेल की किसी भी मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, आउटर मोस्ट को आप क्या कह सकते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो। ठीक है? हाँ। अब हर चीज को बेटा इतना स्पेसिफिक नहीं बताएंगे। इधर ध्यान दो। बैक्टीरिया में 3 पास में लेयर है, आसपास। सबसे पहले क्या है? क्या नाम है सबसे बाहर वाली? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी सारे सेल में होती है? ये वाली लिपिड बाइलेयर है। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स भी कार्बोहाइड्रेट है, सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स भी होते हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यस। तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस पे। उसकी आर स्ट्रेन थी जो डिजीज नहीं करती, नॉन वायरुलेंट कहते हैं। और जो एस स्ट्रेन थी, म्यूकस का कवर, वो कैप्सूल था, और ये वायरुलेंट थी। ठीक है? स्लाइम लेयर कैसी होती है? लूज, लूज मतलब
देख इधर देख ध्यान से, लूज का मतलब ये लूज है, अच्छे से चिपकी भी नहीं है और चिपचिपी सी होती है। कैप्सूल कैसा होता है, थिक और टफ। स्लाइम लेयर जिसमें होगा उसमें कैप्सूल नहीं होगा। ये दोनों क्या हेल्प करती हैं, क्या है एक्चुअली की प्रोटेक्शन ही है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो एक एडिशनल लेयर होती है हमारे पास। ठीक है, यस। बेटा सारे कैप्सूल डिजीज करेंगे नहीं शोरूम है, नीमो नहीं शोरूम बच्चे। ऑर्गनल्स में होता है बेटा, उसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो ऑर्गनल्स में डीएनए क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोट में, उसको साइटोप्लाज्मिक भी कहते हैं। जल्दी बताओ, करें आगे, आगे चले, जल्दी करो। ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन होता है बेटा, ग्लाइको देख मेरी बात समझ ध्यान से, हमेशा याद रख। अगर मैं तेरे से कहता हूं कि कोई तीन लेयर है, तीन लेयर है, तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनियो। मान ली ये बॉटल एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की कौन सी ऐसी लेयर है जो सबसे ज्यादा, मान लो सेल वॉल के अलावा सबसे ज्यादा किसी चीज के कांटेक्ट में आएगी, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, मान लो ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से बैक्टीरिया खुद को बचा ले जाता है, अगर वो टफ होती है, कैप्सूल कहते हैं। नहीं तो कहीं पर अटैचमेंट, चिपचिपा अटैचमेंट, समझ इस बात को। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी लेयर जो आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन तो समाउ करेगी ही, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स का यहां पर क्या काम है, ये क्या करता है, डिजीज करने में मदद करता है। उसके अलावा ये लूज और स्लाइमी यहां पर किस में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प कर देगा ये, अटैचमेंट में हेल्प कर देगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बता, यहां तक कोई दिक्कत। अटैचमेंट में हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलिक्स की दो टाइप है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर है और कैप्सूल, दो टाइप है। ठीक है, यस। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी नोट कर लो। जल्दी लिख लो। ये हमारे पास सेल एनवलप है, डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल एनवलप। हम लोग सेल एनवलप में ग्लाइकोकैलिक्स बता चुके हैं, सेल वॉल बताने जा रहा हूं, आप एक बार देख लो। ग्लाइकोकैलिक्स बता चुके हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, स्लाइम लेयर होती है और कैप्सूल होती है, ठीक है। तो जो सेल एनवलप है वो तीन लेयर का बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। हो गया, चले आगे। बेटा ग्राम स्टेनिंग अलग से कराऊंगा, ग्राम स्टेनिंग अलग से समझाऊंगा, अभी इसमें आगे आएगी। सेल वॉल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। सेल वॉल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पहले सेल वॉल का मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेल वॉल का मीनिंग समझाऊंगा और उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि एग्जैक्टली सेल वॉल होती क्या है। चले, ठीक है, चलिए आइए, फटाफट से आइए, हम लोग सेल वॉल की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, सेल वॉल किस में मिलता है, आपने बहुत पढ़ा है सेल वॉल के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हुआ चलूंगा यहां पे। देखो, एक जनरल चीज बताऊंगा ताकि आपको यहां पे बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो, क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया है, ध्यान देंगे, जो बैक्टीरिया है कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है,
मेडअप ऑफ किसकी बनी है? एक केमिकल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये क्या होता है अभी बात करेंगे। इस पेप्टाइडोग्लाइकन को एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। बताता हूं, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, सॉरी प्लस अमीनो एसिड, ये चीज लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये चीज लिखती है, ठीक है। उसके बाद हम एक जनरल डिस्कशन बताने जा रहे हैं सेल वॉल का। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सेल वॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने जा रहा हूं, है ना। ये एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल वॉल के। ध्यान से सुनना। जैसे कि सेल वॉल कैसे होती है समझना। ये पहले मैं हटा देता हूं, पॉइंट्स बता के फिर बॉक्स बना दूंगा। देख, जैसे मान लो ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये एक सेल वॉल बनी हुई है। सेल वॉल जो होती है थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होती है, समझने की कोशिश करेंगे। सेल वॉल जो होती है थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होती है, समझना इसको जो बताऊंगा अभी। जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो जो सेल वॉल होती है ना बेटा, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड मतलब टफ होता है, और कुछ ऐसा होता है, समझ इसको। देख इधर, सेल वॉल देखने में कुछ ऐसा होता है, बीच में जगह होती है, डेड होती है। सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। तो सेल वॉल क्या होती है बेटा, याद रखना कि सेल वॉल क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है बेटा, उसके बीच में से छोटी चीज निकल सकती है, बड़ी नहीं। तो सेल वॉल क्या होता है? ऐसा क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब ऐसे कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में से छोटी चीज जा सकती है, बड़ी चीज नहीं जा सकती। सेल वॉल थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई चीज हार्ड होगा तो शेप देगी। क्या देगी बेटा? शेप देगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। शेप देगी और क्या देगी? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। किसकी बात कर रहा हूं? सेल वॉल की। सर क्या आप बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर रहा हूं? जनरल बात कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा सेल वॉल के लिए, कि सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल शेप देती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दूसरा, अगर किसी सेल में ऐसे पानी भर जाए और वो पानी बाहर दीवार पर प्रेशर लगाए ऐसे, तो सेल उसको फटने से, इस सेल को फटने से कौन बचाता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल प्रिवेंट करती है फटने से। किसको? सेल को। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। बर्स्टिंग का मतलब होता है, हाँ भाई, बर्स्टिंग का मतलब होता है फट जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने बच्चों को बफर पता है? बफर, बफर, बफर। कितने बच्चों को यह पता है बफर कुछ होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पता है? सुनो, बफर क्या करता है बेटा? बफर क्या करता है? अपनी पीएच सेम रखता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो सबसे ज्यादा चांस किस सेल के फटने के हैं? एनिमल सेल के या प्लांट सेल के? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो किस सेल के ज्यादा चांस है कि पानी उसमें एंटर करेगा, वो फट जाएगा? आप सोचो ध्यान से। वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास एनिमल सेल होगा। अब लॉजिक ये कहता है कि एनिमल सेल को ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए जो उसको आइसोटोनिक हो, जो उसके अंदर सॉल्यूट हो, बाहर भी वही सॉल्यूट हो, नहीं तो उसके अंदर पानी घुस के सेल फट जाएगा। इसीलिए हम ये देखते हैं बेटा कि कोई भी सेल आपकी बॉडी में है, उसके बाहर भी एक लिक्विड होता है, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कोशिश करता है कि कुछ ऐसा सॉल्यूट कंसंट्रेशन रखें जो सेल के अंदर के लगभग बराबर हो, नहीं तो सेल फट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एनिमल में ईसीएफ की बड़ी वैल्यू है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सेल वॉल प्रिवेंट करता है चीजों को फटने से। और सेल वॉल मुझे कहां कहां मिलता है, सुनना ध्यान से। सेल वॉल कैसा होता है? ऐसे क्रॉस होते हैं। अच्छा, इसमें से मुझे बताओ कि छोटा मॉलिक्यूल और बड़ा मॉलिक्यूल कौन निकल जाएगा आर पार? कौन आर पार निकल जाएगा आसानी से सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में? जैसे क्या होता है,
बड़ा मॉलिक्यूल यहां फंस जाएगा, छोटा मॉलिक्यूल निकल के आसानी से सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे क्या है, सेल मेम्ब्रेन से फिर वो अंदर चला जाएगा। तो बड़े मॉलिक्यूल को रोकती है सेल वॉल, छोटे मॉलिक्यूल को जाने देती है, क्योंकि उसके बीच में गैप होता है। तो सेल वॉल हमारे पास किस किस में होती है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। कहां कहां पर है? ए, प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में वो किसकी बनी है? वो बनी है सेलुलोज की। सेलुलोज मेन है उसमें। फिर होती है वो फंजाई में। तो फंजाई में किसकी बनी है? वहां बनी है काइटिन की। फिर मेरे पास वो बैक्टीरिया में है। तो बैक्टीरिया में किसकी बनी है? सर बैक्टीरिया में बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, अब देखो पेप्टाइडो, पेप्टाइडो का मतलब अमीनो एसिड की चेन। अमीनो एसिड की चेन, पेप्टाइड होता है ना अमीनो एसिड की चेन। ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों की सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी है, लेकिन मैक्सिमम अर्थ पर सेलुलोज होता है। इसीलिए पेप्टाइडो ग्लाइकन को हम क्या लिखते हैं? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। तो मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल वॉल हमारे पास, सेल वॉल हमारे पास कहां कहां मिलती है? सुन ध्यान से। सेल वॉल जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जो शेप देती है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेल वॉल बचाती है फटने से चीज को। प्लांट में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है। सेल वॉल इन सब में प्रेजेंट होती है बेटा। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो सेलुलोज नहीं है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दूं कि सेल वॉल इज केमिकली, केमिकली कार्बोहाइड्रेट इन मोस्ट सेल, और दूसरा मैं लिख दूं, दूसरा मैं लिख दूं कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोक्रियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स, तो दोनों सही है भाई। प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी। आप समझो ध्यान से। तो सेल वॉल जो है ना, वो केमिकली क्या है? केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट सेल्स में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? केमिकली कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट सेल्स में। बेटा मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा इसको, ये मैंने छोटा करके जूम करके लिखा था। आपको लिखना है लिख लो एक बार इसको, मैं जूम कर देता हूं ऐसे। ठीक है, मैं फिर जूम आउट कर दूंगा, आप लिख लो। पर मैं उसको अब दोबारा बड़ा नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के छोटा लिखा था यहां साइड में लिखने के लिए, है ना? ऐसे आप चाहो तो उसको जूम आउट कर देते हैं, ऐसे जूम कर देते हैं। ठीक है, लिख लोगे? पहले इतनी बात लिख लो, फिर हम बात करते हैं। चलो करो जल्दी से। दोनों ठीक है? हाँ। आपको समझना पड़ेगा बेटा, सेल वॉल मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही होती है। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी करो बेटा। और तुम थका मत करा करो छोटी छोटी बातों पे। पढ़ने की हैबिट डालो अब। सर कितना पढ़े दिन भर? हो गया? चलो आगे चलते हैं, जल्दी करो। अब मैं यहाँ पे रोल लिखने जा रहा हूँ सेल वॉल के। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो रोल लगभग एक जैसे ही होते हैं, चाहे किसी की भी सेल वॉल हो। ए, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर। बी, प्रिवेंट
ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ सेल। सी, प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ सेल। लिख लिया? मतलब फटने से बचाता है सेल को। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग का क्या मतलब होता है? फटना, सेल को फटने से बचाता है। तीसरा हम लिख रहे हैं बेटा, क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एंट्री ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, किसी बड़े चीज की एंट्री रोकता है। यस, आ रही बात समझ? और किसमें सेल वॉल नहीं है? हाँ भाई, सेल वॉल किसमें नहीं है? माइकोप्लाज्मा इज बैक्टीरियल सेल विच लैक सेल वॉल। ठीक है, डन। हाँ बेटा, बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ये किसने बताया? ये कहां पढ़ा तुमने? कहां पढ़ा? अमीनो एसिड चेन लिखा हुआ है, ये कहां पढ़ा तूने बेटा? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना होते हो? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सेलुलोज के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? मेन, मेन कंपोनेंट। मैं लिख देता हूं, सेलुलोज क्या है? मेन कंपोनेंट। क्लियर है? मेन कंपोनेंट। यस, चलिए। चलिए भाई, आपके टाइमिंग्स में एक बार क्लियर कर देता हूं। आपकी टाइमिंग रहेगी बायो की 1 बजे से 2:45 तक, तो प्लीज सीरियसली पढ़ा करो, ठीक है? हाँ, यस, इतना नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। और आप में से जो बच्चे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, जैसे मान लो बैच के साथ पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, 15-15, 20-20 मिनट या आधे आधे घंटे की एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा लगा देंगे डेली, अब 4 दिन तक। उसमें आप उस पर्टिकुलर टीचर से सामने लगा देंगे, आप ये अपना डिस्कशन कर लेना कि सर हम क्या पढ़े, वो कमेंट देख के आपको सबके आंसर बता देंगे, सारे बच्चों के कमेंट्स के आंसर वो खुद से बताएंगे कि जिसको जिसको डिस्कस करना। उससे क्या होगा, आप बैच में कैसे पढ़ रहे हो अपनी बात कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझो। हम लोग इसके बहुत सीरियस डिस्कशंस में हैं कि एक नंबर अभी बैच में जो अच्छा खासा हो गया है, उसके बाद से बैच को क्लोज कर दिया जाए। लाखों में कुछ पूछ पाना, जैसे मान लो एक बैच में 1 लाख बच्चा है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं उसका ऐसा सेशन लगाऊं और उस बच्चे की मैं प्रॉब्लम सुन सकूं? थोड़ा कम रहेगा तो मैं फिर भी मान लो 4 सेशन 5 सेशन लगा के सुन पाऊंगा। तो हम इस चीज की प्लानिंग में हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ चीजें नहीं करेंगे, इस साल बेटा एक एक लर्निंग थी हमारे लिए, और सबके लिए होनी चाहिए, कि यार सिर्फ ऐसा नहीं है, कुछ बैच साइज पे भी हमें काम करना चाहिए धीरे धीरे। यस, हाँ, यस बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इस पे बात करेंगे। यस, लाइव में बैक करने पर स्क्रीन छोटा? अच्छा, ये पहले तो नहीं थी प्रॉब्लम, मैं देख लेता हूं। एनसीईआरटी रीडिंग आज नहीं कल से चालू करेंगे, एनसीईआरटी क्लास में ही कराऊंगा, टेंशन मत ले। पर आज उतना है हुआ नहीं कि हम लोग कर सकें। कल से हमने क्योंकि आज से ही चालू किया है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर इसको सारा चीज किया करेंगे। ठीक है, आज इतने पे ही रोके, कल यहां से डिटेल उठाएंगे सेल वॉल की। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी तरह की? थोड़ा सा बेटा हम लोग इस बार कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे थे कि अल्टरनेट करके देखें बॉटनी जूलॉजी। उसके अलावा हम लोग एक चीज और ट्राई कर रहे हैं, जो बताएंगे आपको बाद में, कि बॉटनी जूलॉजी सेम डे चलेगी पर कम टाइम के लिए। हाँ, वो भी चीज आपके लिए करेंगे।
पर मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा लेके टेस्ट को लेके, तो हमने 1 तारीख की जगह उसको थोड़ा सा आगे कर दिया आपके लिए, ताकि आप दे पाओ। ठीक है बेटा? यस यस। तो आज इसका डोपा मिलेगा 100%, डोपा सॉल्व करेंगे। इसका कब सॉल्व करनी है डीपीपी? 1-2 क्लास के बाद से मैं अपने आप बता दूंगा आपको। यस। कोई डाउट है किसी का? अभी नहीं करेंगे बेटा। तत्व पढ़ना है एनसीईआरटी? नहीं बेटा, तत्व रीड नहीं करना, क्वेश्चन करने हैं, पर अभी नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद। टेस्ट का सिलेबस बच्चे जितना हो जाएगा उतना आएगा आपका टेस्ट में। चांसेस हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पूरा आए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाए उसका यूकैरियोटिक सेल का, बस। सेल थ्योरी वगैरह। और कुछ बताओ? हम हिंदी मीडियम से समझ में आ रहा होगा बच्चे। टेस्ट 8 को है, यस सर। सेल वॉल इज पोरस, हाँ परमिएबल होती है। मोनू वर्मा 45 क्या है ये? पहला टेस्ट कौन से वाला? आधार वाला। हाँ 90 क्वेश्चन वाला है। उसके बाद से फिर आएगा 720 का, हर वीक में टेस्ट है। डोपा लिखना है लिख सकते हो। क्लास 2:45 तक होगी डेली। फर्स्ट टेस्ट कब है? 8 को। डोपा किधर मिलेगा? इसकी पीडीएफ में। जब यहां लेक्चर नोट्स आप देखते हो ना, लेक्चर नोट्स जहां लगे रहते हैं ना ऐप में, वहीं डोपा मिलता है आपको। यस। यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, हाँ। आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता, वो बात करेंगे। क्लास को 6 डेज करेंगे, अभी थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाओ फिर कर देंगे। डेली बेटा वाला अभी नहीं होगा। डेली हम लोग जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, या हो सकता है जुलाई से हम लोग कर सकते हैं इस काम। अच्छा लैग हुआ था। ठीक है चलो बाय। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बीत गया उसको छोड़ दो प्लीज, सीरियसली पढ़ो। सिलेक्शन होते हैं, पर सिलेक्शन के लिए उल्टे सीधे दिमाग में चीजें मत चलाओ। ठीक है, मिलते हैं, बाय।